जहाँ पे कहा जाता है कि रश्मि रथी की पंक्तियां लें, अगर अलग नगर के कोलाहल से, अलग पूरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी, लगा हुआ तन से मन से। ये कर्ण के बारे में कही गई थी बात। और जैसा कि आपको मालूम है, अभी बिल्कुल पीक पे वो समय आ चुका है जब नया केवल ट्रांजिशन मोड नहीं आया है ऋतुओं के बीच में, वो हमारी परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण समय आ चुका है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो कोर्स में जुड़े हुए हैं, उन्होंने निजी तौर पे काफी सारे प्रश्न रखे थे। रोज हम बात तो करते ही हैं उनसे, पर कुछ जो नए विद्यार्थी भी जुड़े, आजकल में काफी नए इनरोल हुए, उनके भी कुछ प्रश्न सवाल कॉमन आ रहे थे, यूट्यूब पे काफी कॉमन आ रहे थे। तो हमने सोचा आप सबको एक मंच पर रखा जाए, एक बार माइक ऑफ कर दें। अभिजीत शायद आपका, हाँ ठीक, शुक्रिया। तो आज के प्रश्नों पर बढ़ेंगे। फुल एंड हियर मी, आप दोनों माइक ऑफ कर लें, ठीक है। किसी ने डिस्प्ले कर रखा है, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकार है, इसलिए कि जो कुछ भी है मेरा है, सब कुछ तुम्हें प्यारा है, ठीक है। मुक्ति बोध की पंक्तियां तो याद आ ही गई। तो अभी बिल्कुल जो प्रश्न का लेवल है उसको भी सहर्ष स्वीकारें, जो तैयारी आपकी हुई है नहीं हुई है, उन कमियों को भी अभी सहर्ष स्वीकारें और उसे जल्दी से बदलें। आज का मसौदा, दिव्यांशी माइक ऑफ कर लें, सबको भी थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दें। आज का मसौदा कुछ इस प्रकार होगा कि पहले हम बातचीत करेंगे। पढ़ाई की स्ट्रेटेजी पर हम काफी वेबिनार के थ्रू बात करते रहे हैं, जुड़ते रहे हैं। आपके कुछ ये सवाल आज हम लेंगे कि किन्हीं का जो साइंस बैकग्राउंड साइंस रहा है और उन्होंने वो अभी शुरू कर रहे हैं, तो ये जद्दोजहद बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा। दूसरा ये है जो विद्यार्थी 2-3 वर्षों से लगातार थोड़ा सा देख लो क्या तो हिंदी का पढ़ते जा रहे हैं। आशुतोष माइक ऑफ कर लें। हाँ नमस्कार रोहित, ठीक है। तो जिनका बैकग्राउंड रहा भी है, वो ऐसे, विशाल को आवाज नहीं आ रही है, कोई और भी मुझे आगाह कर दें आवाज आ रही है नहीं। आ रही है। यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो विशाल एक बार आपका, सुनील आप भी थोड़ा सा नेटवर्क चेक करें। नॉट ऑडिबल, ठीक है। एक्चुअली आई एम, ठीक है। तो इस प्रकार होगा कि जिनका बैकग्राउंड हिंदी रहा है, लेकिन वो इस उस उलझन में है कि हम अपने मार्क्स कैसे अलग से इम्प्रूव करें, कि हमें लग रहा है कि हमें ठीक है, थोड़ा बहुत तैयारी ठीक लाइन पे चली है, लेकिन जो बहुत सारे विद्यार्थी हैं, उनको कैसे हम इस आखिरी पड़ाव में आकर बीट करें और कैसे थोड़ा सा रैंप इम्प्रूव हो जाए, ताकि आपका मनचाहा थोड़ा सा यूनिवर्सिटी, उस पर आपका नाम आ पाए, ठीक है। तो ये कुछ उलझने होंगी। कुछ तीसरे तरह के विद्यार्थी होंगे जिनका बैकग्राउंड साइंस से कुछ और रहा था, लेकिन हिंदी की तैयारी उन्होंने लगभग 1 साल से शुरू कर दी थी। ये एक तैयारी से रिलेटेड एक मसला हो गया जिस पर बातचीत होगी। दूसरा एक मसला जिसको हम लेकर चलेंगे कि कितना समय हम दें। सुनील को कोई टेक्स्ट में मैसेज करके बता दें, क्योंकि उन्हें आवाज किसी की नहीं आ रही है कि ऑडिबल है ऑलरेडी हम। तो दूसरा, क्योंकि बीच बीच में बार बार एक भटकाव आता है, जो सोच रखा है उससे थोड़ा सा एक दूरी रह जाती है, ठीक है। तो समय को रिलेटेड होते ही विद्यार्थी अभी जो दूसरे बैकग्राउंड के हैं, उनके अभी एग्जाम सर पर आ रखे हैं या आ रहे हैं, तो उस बीच में क्या मतलब और हिंदी में एडमिशन भी चाहिए है कहीं और, तो वो टाइम मैनेजमेंट हो नहीं पा रहा है। तीसरी चीज ये है कि हमने जैसे कि कोर्स में हम सरस्वती पांडे को रोज डिस्कस करते रहे हैं और शुक्ल पर भी आएंगे और उसको भी हम खरोचते हुए आगे बढ़ेंगे, हर एक पन्ने पर निशान छोड़ते हुए, ठीक है। लेकिन वो समस्या यहाँ पे आ जाती है जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, तो आपको शुरू में छांटना नहीं आ रहा होता है, ठीक है। तो वो तो हम धीरे धीरे रोज सीखते ही हैं, रोज सुबह से। लेकिन एक वो चीज है, मैंने अभी तैयारी शुरू करे तो स्टडी हाँ बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। बाकी ऑडियो, जितने लोगों को, विद्यार्थियों को आवाज सुनाई पड़ रही है, उनकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा जिम्मेदारी मैं कहूंगी। बाकियों को बता दें जिनको आवाज नहीं आ रही है कि हाँ बाकी सब ठीक है, आप अपना थोड़ा सा चेक कर लें, ठीक। तो आपके प्रश्नों का स्वागत है और बातचीत तो हमारी चलती रहेगी। पहले
टेक्स्ट में आप टाइप कर सकते हैं या कुछ भी। हाँ, और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण चीज जिस पर आज बात होगी कि एंट्रेंस से रिलेटेड एप्लीकेशन फॉर्म्स आ गए हैं। ठीक है, सोनू शर्मा एक अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल इसे रखेंगे। जो एंट्रेंस के अभी तो वो एप्लीकेशन फॉर्म आ गए हैं, तो काफी विद्यार्थियों ने जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है, कुछ में बाधा आ रही है। ठीक है, साथ में थोड़ा बहुत वो होता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें जानने में दिक्कत होती है। ठीक है, तीसरी ये चीज है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी शामिल है नहीं है, ये एक तीसरी चीज उसके अंदर आती है। तो इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी इतने डाउट हमें पता है कि हाँ काफी विद्यार्थियों के हैं। तो अब शुरू करते हैं, पहले आप लोगों के कुछ डाउट्स ले लें। सोनू जी ने पूछा था कि जेएनयू में और अलग यूनिवर्सिटीज से एमए करने में क्या फर्क है। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका सिर्फ एक उत्तर नहीं हो सकता है, मतलब, और ना ही एक ही पर्सपेक्टिव हो सकता है प्लस माइनस में। ठीक है, तो जिन विद्यार्थियों के पास स्नातक में हिंदी नहीं है वो बीएचयू में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। एक मिनट, मैम आपका वीडियो नहीं आ रहा है। जिन विद्यार्थियों के पास स्नातक में हिंदी नहीं है वो बीएचयू में अरे एडमिशन वीडियो नहीं ले नहीं आ सकते रहा, हैं। वीडियो तो तो आ हेलो रहा उनके है। मैम। सामने सिर्फ जेएनयू ही है। मैम तैयारी को 2 महीने में जेएनयू तक के हेलो सफर मैम। को कैसे आसान बनाए। हाँ, मैम कहीं ना कहीं सोनू ने जो प्रश्न पूछा था उसका एक मैम जी जी कह रहे हैं आपका वीडियो नहीं आ रहा है। क्या बाकियों को भी वीडियो नहीं आ रहा है? मैम नहीं आ रहा है। जी जी मैम आपकी वॉइस भी नहीं आ रही है। बस आधा मिनट और हमारी समस्या को हम करते हैं फटाफट। हेलो मैम। हेलो मैम अभी नेटवर्क में आके 1 मिनट में फिर से ज्वाइन करेंगी। ठीक है, 1 मिनट वेट करिए आप लोग। तो वही बोल दीजिए ना। क्या आपको अब क्लियर है ऑडियो यस और विजुअल? यस सोनल। हाँ, अब दोनों क्लियर है। है और वीडियो भी बता ही दें, नहीं है क्या अभी क्लियर? क्लियर मैम। ठीक ठीक। तो हम एक प्रश्न ले रहे थे, मैम मैं इस ईयर सेकेंड ईयर में हूँ, क्या मुझे तैयारी शुरू कर देना चाहिए? अभी मेरे पास लूसेंट की हिंदी है, उसमें पढ़ो और हॉस्टल कैसे मिलता है? ठीक, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी आप सेकेंड ईयर में है, तैयारी शुरू कर दें। हाँ, इस प्रश्न का जवाब है हाँ, बिल्कुल शुरू कर दें। दूसरा, लूसेंट की किताब है, हाँ उसे भी पढ़ लें और उसके अलावा भी पढ़ें जो खासकर जो मूल टेक्स्ट चिपके हुए हैं, जैसे कि कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, जो आपके कॉलेज में मूलभूत रूप से चिपके हुए हैं, उन्हें अभी से पढ़ते चलें, क्योंकि वो रुचि का विषय है। व्याकरण तो लूसेंट से आपका हो जाएगा। तीसरा ये है कि रामचंद्र शुक्ल जी का ये किताब थोड़ी सी डिकोड करना शुरू कर दें, आपको एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा। चौथा सवाल जो आपका था कि हॉस्टल कैसे मिलते हैं, तो उससे अभी सरोकार नहीं है। मेन चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि अब हॉस्टल सब जगह के वैसे ही रहते हैं, लेकिन पहले आप एग्जाम क्लियर कर लें, उसके बाद आपका जी चाहे तो आप भ्रमण कर लें एक दो जो आपको लगते हैं बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, और उसके बाद इस तरह से चुनाव करें। और एक प्रश्न, जिनके पास हिंदी नहीं है वो फॉर्म में कौन सी यूनिवर्सिटीज भरें? ठीक है, मैं बता देना चाहूंगी आरिफ आपको कि जिनके पास हिंदी नहीं है, एक तो जेएनयू बहुत अच्छा विकल्प बचता है, क्योंकि बीएचयू में फिर एडमिशन नहीं हो पाता है, डीयू में एडमिशन नहीं हो पाता है। ठीक है, और सीयूईटी के थ्रू जिनकी बातचीत हो रही है, हम उनकी बात कर रहे हैं। उसके बाद बचता है, उसके बाद कुछ और यूनिवर्सिटीज बचते हैं जिनमें खासकर आप देखेंगे जैसे कि कुछ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गए, सारे तो नहीं लेकिन कुछ में जरूर वो मुहैया कराते हैं। जैसे मैम कि डीयू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा ठीक से समझा दीजिएगा तो। जी 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 ठीक है। डीयू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ यूं है कि
वहां पे कहा गया है कि आपके कम से कम दो कोर्स जो हैं वो हिंदी में होने चाहिए। अब 2 कोर्स से क्या मतलब है, जिनका बैकग्राउंड हिंदी रहता है नहीं रहता है उनमें भी ग्रेजुएशन में फाउंडेशन कोर्स एक रहता है जो एक सामान्य हिंदी आधार पाठ्यक्रम या ऐसे किसी भी नाम से होगा, फाउंडेशन कोर्स आधार प्रश्न पत्र या फिर सामान्य या ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो वो है एक जिसके जरिए एक कोर्स जिसकी बात कर रहा है डीयू, और बोल रहा है एक और कोर्स होना चाहिए, तो वो बात चल रही है प्रॉपर हिंदी साहित्य की, चाहे वो आपका प्लेन बीए में हिंदी शामिल हो या फिर बीए ऑनर्स में हिंदी शामिल हो। तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि ये। और उसके बाद शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, प्लीज एडवाइस मी। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोई सा भी आप टॉपिक खत्म करते हैं, ठीक है, पूरे किताब का नोट्स बनाने के हिसाब से उस मिशन से ना निकले। जैसे कि आपने मान लिया जाए नाटक पढ़ा है, ठीक है, तो मैम जो पंक्तियां हैं वो याद नहीं हो रही, कैसे? ठीक है, मैं बताती हूँ पंक्तियों का भी। A4 शीट की या कोई भी कॉपी की कुछ भी यस खोलें मैम, मेरा जिसमें भी भी आप वही बनाना है। क्वेश्चन है। ठीक, मैं बताती हूँ, बस मुझे याद दिला दें इस प्रश्न के बाद। तो ऐसा है कि हिंदी में आप तथ्यों को लिखते चलेंगे तो पूरी आपकी खुद ही एक और पोथी तैयार हो जाएगी। ठीक है, उसमें भी कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन क्योंकि आप आखिरी चरण तक पहुंच गए हैं और अब क्या? शुरू कर रहे हैं, इसलिए इसकी स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगी। सारिका माइक ऑफ कर दें। तो यहाँ पर आप जैसे कि नाटक लिखते हैं तो यहाँ पर कौन, कहाँ, क्या, कैसे, उस सब का उत्तर मतलब फ्लो चार्ट में ऐसा बनाना शुरू कर दें। उससे ये होगा कि आप पूरा सेंटेंस फिर से कॉपी नहीं कर रहे हैं पांडे की किताब से। आप देखेंगे कि पांडे की जो किताब है वो खुद ही जो डॉक्टर नगेंद्र और शुक्ल है उसका नोट्स बना हुआ है। तो इस नोट्स का भी नोट्स आपको ऐसे पूरा का पूरा नहीं बनाना है। इसमें जो भले ही जो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से उसको उतारें उस कॉपी में, नोटबुक में कहीं पे, और दूसरा वो उतारें जो मतलब मीडियम रेंज का महत्वपूर्ण है पर आपको अभी तक याद नहीं हुआ है। जो महत्वपूर्ण भी नहीं है और आपको याद भी नहीं है उन्हें छोड़ें, और शुरू के जो 2 चीज मैंने बताई उनको आप नोट्स में शामिल करते चले। और नोट्स को अपडेट करना ना भूलें। एक बार आपने नोट्स बनाए काफी पेजेस के बनेंगे, जो आपको फैक्ट याद है तो उनको वहीं पे रहने दें, जो याद नहीं हुए उनका अलग से एक नोट बना लें। ठीक है, अब उसी और को मैम, ठीक है, कहिए। मैम ये कल CUET है सिलेबस रिलीज किया था, उसमें साहित्य का एक सिलेबस दिया, लेकिन उसमें हिंदी का कोड लिख करके नहीं दिया हुआ है। तो सिलेबस पुराना वाला ही है या फिर उसका ये आ गया जो साहित्य लिखा हुआ ये हो गया? हम एक बार और देखेंगे उस पे, लेकिन फिलहाल उसमें हाल फिलहाल बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा। एक ये है एक्चुअली मैम मैं कि दोनों पढ़ा था, हाँ एक पिछले साल ठीक, जो था PGQP 42 का, और इस साल आया है हाँ LAQP 02। दोनों का हाँ सिलेबस देखे तो दोनों का बहुत अंतर दिखा रहा था। हाँ, पिछले बार है PGQP 06, तो अभी क्या एक्स्ट्रा ऐड हुआ है? मतलब आपने देखा नहीं, होगा कि LAQP 02 लिख आमूल करके नहीं दिया इसमें हाँ, इसमें साहित्य लिख करके सिर्फ दिया है सिलेबस। हिंदी साहित्य एक एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ। एक बार और देखते हैं, क्योंकि जो NTA है उसमें पहले वाला जो उन्होंने निकाला था उसमें कुछ टाइपिंग एरर थे, तो उसको एक बार एडिट करके भी उन्होंने एक बार और निकाला है। मैं इस पर एक बार और एक जांच करूंगी, और हाँ, क्योंकि कुछ तो इसको कुछ देख करके विद्यार्थी, मैम एक बार टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, जरूर जरूर, क्योंकि ठीक। आप में से कुछ विद्यार्थी कोर्स में नहीं जुड़े होंगे तो व्हाट्सएप में डालूंगी ही, टेलीग्राम में भी एक बार इस बात को बता दूंगी। पंक्तियां कैसे याद ठीक करें, है, याद थैंक नहीं यू। हो रहा है, ठीक है, तो मैं ये बता दूं पंक्तियों का मसला। ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा, मैं दावे के साथ कहूंगी, जो हमसे पहले के बैच के यहाँ मौजूद हैं, हमारे बैच के मौजूद हैं, जिनको सारी महत्वपूर्ण पंक्तियां भी याद होंगी, बट उनमें से ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जिसको पंक्तियां देख के पहचानना नहीं आता होगा कि ये किसका है। फर्क आप समझ रहे होंगे कि हम इतनी बार रिविजन करते हैं तो एक चीज जरूर हो जाती है कि भले ही हमें पंक्तियां बिल्कुल याद नहीं होती, ठीक है, जैसे कि आप बिहारी की रैंडम पंक्तियां मुझे कहेंगे कि लिखी वो अपने अंग को जानी के जोबन वाली पंक्ति मुझे कहेंगे कि आपको याद है क्या, बताओ। तो वो अचानक से नहीं ऐसा याद होता है, लेकिन अगर ये पेज जैसे ही खोलेंगे 165 नंबर का, तो इसे देखते ही ठीक है मुझे या सहपाठियों को याद हो जाएगा कि अरे हाँ ये बिहारी ने लिखा है। मतलब आपको एक तो ऐसे याद करें कि पंक्तियों का अर्थ जान लें, ठीक है। और कोई भी एक पोएट है, मैंने सबसे पहले जो हमारा वेबिनार हुआ था उसमें ज्वाइन किया होगा, तो हमने एक बार बातचीत की थी। जैसे कि मैंने कहा था कि किसी भी पात्र को, किसी भी इंसान को, किसी भी किताब के बारे में एक पूर्वाग्रह जो हम बना के चलते हैं वो हमें बहुत काम करता है। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि ठीक है राहुल कोई है,
आपको नहीं याद रहेगा काफी दिनों बाद कि मैंने किस नाम के बारे में बातचीत की थी। लेकिन मैं बोलूं एक दो बुराई है, एक दो अच्छाई कर दूं राहुल की, तो आपको याद हो जाएगा, आपको याद रहेगा, आप नहीं भूलेंगे। मैं ये बोल दूं कि राहुल ने केक फेंक दिया, अब ये इतना अजीब तथ्य है अपने आप में कि आप भूलेंगे नहीं। तो कोई भी जो पंक्तियां है ना, उसमें से अगर याद जो नहीं हो रही है, कुछ तो याद हो गई होंगी, लेकिन जैसे यहाँ पे बता दूं, नासा मोरी नचाए दृग करी कका की सौह काटे सी कक्कै ही है गड़ी कंटीली भौं, ये बिहारी कह रहे हैं। तो अचानक से दूसरी पंक्ति का आप मतलब देख लें कि कांटे से कसकी हुई है, जैसे कांटा बिल्कुल अपने में वो होता है, एक तरह से बिल्कुल सुगठित होता है, उसी प्रकार उस मतलब वैसे ही एकदम जो चुभने वाला होता है, वैसा उसका दिल है, वैसा उसका हृदय है, कांटे जैसा, गड़ी कटीली भौं। उसके जो भौवे हैं वो ही मतलब ऐसे इस तीखे नजरों से देखती है कि वो हमें गड़ने लगता है, चुभने लगता है। अब आपने ऐसा देख लिया कि हाँ बिहारी ने ये बात कही है, और बिहारी की 4-5 पंक्तियों को देख के हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि बिहारी किस मिजाज के कवि थे। एक बार कवियों का आप मिजाज पकड़ लें, क्योंकि जाहिर सी बात है बिहारी का जो मिजाज रहा है वो घनानंद का नहीं रहा है, घनानंद का जो मिजाज रहा है बाद में केदारनाथ सिंह का नहीं रहा है। कोई बहुत प्रोग्रेसिव माइंड का रहता है, कोई बहुत ऐसे रोमांटिसाइज करता है, कोई सिर्फ बिंबों से काम चलाता है। मैम ये बीए में आमतौर पे हिंदी है तो क्या सीयूटी पीजी में एक फॉर्म बार भर इसका सकते हैं मैं डीयू का? जी जरूर मैं बताऊंगी इस प्रश्न पर, आपके बाकी साथियों का जो उत्तर है वो एक बार सुन लें। एक ये तरीका होता है, वो पूर्वाग्रह बहुत काम करते हैं। दूसरा ये है कि हर एक पंक्ति पे आप क्या कर सकते हैं, जितने याद नहीं हो रहे हैं, ठीक है, जैसे ये एंड पॉइंट पे आप मेरा देखें, ये जो बिहारी की पंक्तियां हैं जो हाईलाइटेड है, वो मुझे आखिर एग्जाम तक याद नहीं हुई थी। तो उस पर क्या हुआ था, यहाँ पर एक एक कीवर्ड सोच लिया था, जैसे कि यहाँ पे टूटत कुटुम जूरत चतुर, यहाँ पे बीच में ही रैंडम पंक्ति में लिखा हुआ है, तो मैंने सोच लिया था जहाँ पे भी परिवार के तोड़ने की बात होगी, मतलब किसी भी दोहे में, तो वो बिहारी कर रहे हैं, क्योंकि भले ऐसे बहुत सारे कवियों ने लिखा है, लेकिन सरस्वती पांडे में तो केवल यही है, ठीक है। दूसरा तरीका ये हुआ। तीसरा तरीका ये हुआ कि आप कोई भी मतलब एक तो अर्थ समझ लिया हमने, दूसरा ये कीवर्ड देख लिया, या फिर एक पूर्वाग्रह का काम चलाया। तीसरा ये है कि हम एग्जाम के लिहाज से ही जितने प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उनको अलग से टिक करें और उन्हीं को याद करने पे जोर दें। जो बच जाता है उसके लिए बहुत स्ट्रेस न लें, ऐसे पंक्तियों का ग्रॉस प्रॉफिट भी बहुत कम निकलता है आखिर में, तो उन्हें आप छोड़ते चलें, क्योंकि उसके बदले में आप 5 तथ्य और क्यों ना नए याद कर लें इनकी बजाय। तो ये एक मेरा सुझाव रहेगा। चौथी बात ये रहेगी कि जैसा कि मैं क्लास में हर बार बोलती हूँ, आंखों से ज्यादा उंगलियां याद करती हैं। आप खुद से उन पंक्तियों को टाइप कर लें किसी एक जगह पे, या लिख लें, लिखते या टाइप करते समय आपको एक बार याद होगा, और अगली बार आप देखेंगे बहुत कम ही पंक्तियां ऐसी बची है, तो धीरे धीरे आप डिलीट करते चलें जो आपको पंक्तियां याद हो गई हैं, तो बहुत कम बचेंगी, और एग्जाम के समय पे तब तक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको इतना ज्यादा अंदाजा हो गया होगा कि उसमें से आप जो मान लिया जाए आपके पास 50 या 25 पंक्तियां बची है, उसमें भी आपको अब इतना नॉलेज हो गया होगा कि इसमें से कौन सी नहीं पूछी जाती है, वहां पे सीधे ही उसको कट करते चलें। जो बचे, जो महत्वपूर्ण है फिर भी याद नहीं हुए, छन के बहुत ज्यादा कम बच जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो बहुत ज्यादा उसका तनाव मत लें, ये धीरे धीरे हो जाता है। खासकर जो विद्यार्थी अभी प्रश्न पत्र देखना शुरू कर रहे होंगे, उनको तो बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा होगा कि अरे सूरदास की कोई सी पंक्ति उठा के पूछ ली है, बट आप एक बार पांडे को पढ़ना शुरू करेंगे तो पता चलेगा सूरदास की गिन के 10 पंक्तियां हैं, और उनमें से एक हर साल पूछी जाती हैं। तो बजाय कि हम आलम का सारा याद करें, हम सूरदास का सारा याद करेंगे, और आलम में जो सबसे ऊपर की 2-3 पंक्तियां उसी को याद करेंगे। 5वां टिप मैं दूंगी पंक्तियों के लिए कि हर एक कवि की जो पंक्तियां हैं जो सबसे ऊपर में लिखी हुई हैं, 1, 2, 3 बुलेट की, ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, वो पंक्तियों को जरूर याद करें, और उसके बाद को थोड़ा सा सरसरी देखते और थोड़ा बहुत याद करते चले। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो ऊपर में लिखी पंक्तियां हैं वही लगभग इंपॉर्टेंट और कीमती पंक्तियां हैं, उन्हें ज्यादा संभाल कर रखें, ठीक है। तो ये थे कुछ सुझाव, और बाकी हाँ ये दृष्टि नेट जेआरएफ के अलावा सरस्वती पांडे को पढ़ना जरूरी है क्या? नहीं, देखिए दृष्टि नेट की जो किताब है और सरस्वती पांडे की जो किताब है, उनमें से कोई एक ही चुने। आज जैसे कि एक विद्यार्थी ने मुझे मैसेज किया था कि मुझे पांडे उतना नहीं जचता है, मुझे दृष्टि जचता है। कुछ विद्यार्थी ऐसा करते हैं कि हमें पांडे ज्यादा रुच रहा है, तो आपको जो जचे आप उसी से पढ़ें। और अभी तक मान लिया जाए आपने दृष्टि की किताब खरीद ली है, और मान लिया जाए कोई आपको उसके पांडे का ही बता रहा है, तो भी कोई जरूरत नहीं है, दोनों में बहुत हल्का सा फर्क है।
एग्जामिनर वैसे भी ना दृष्टि से क्वेश्चन पेपर छाप रहा है ना पांडे किताब से छाप रहा है, वो सीधे नगेंद्र से, शुक्ल से, नामवर्षी, इन सब किताबों से छाप रहा है, जिनका ऑलरेडी ये दोनों किताबें खुद ही नोट्स हैं उन दोनों से लिए हुए। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस रखें, आपने जो भी सोच चुना है और बस चलते जाए रोज। मैडम और पूछे मैम, प्रशांत। जो इसमें जितने भी बुकलेट्स हैं उनको आप उनको बता दीजिए प्लीज, उनका एक एक ऑप्शन भी बता दीजिए, मतलब जितना सिलेबस कवर कर सके हिंदी की। जी मैंने अभी आप YouTube वीडियो के लिए आपकी एक बार मैंने एक डाला हुआ था। वीडियो यूट्यूब में आचार्य रामचंद्र हाँ शुक्ल का सरल इतिहास वगैरह आपने प्रमोट किया था। ठीक, हाँ हाँ, देखिए वो प्रमोट करना नहीं होता है, फैसिलिटेट करना मतलब होता है। मैं सजेस्ट करना, हाँ सजेस्ट। हाँ सजेस्ट, ठीक। तो देखिए जो शुक्ल की जो किताब है, अगर काफी विद्यार्थी उसका ऑप्शन खोजते हैं तो मैं कहूंगी कि शुक्ल की किताब को, मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि शुक्ल जी को 30 दिन में कैसे खत्म करें। ऐसा नहीं कि हम दिन भर शुक्ल को पढ़ रहे हैं, ठीक है, दूसरी किताब को पढ़ रहे हैं, खाली टाइम पे हम शुक्ल को देख ले रहे हैं, इतना आपको करना चाहिए। क्योंकि जो कथन पूछे जाते हैं 2 से 3 कथन, मान लिया जाए मिनिमम 3 कथन पूछे जा रहे हैं और हर एक है 4 अंक के, 12 अंक सिर्फ शुक्ल के कथन से आते हैं। तो यदि आपको कथन सारे याद ना हो, फिर भी एक बार अगर शुक्ल की किताब को पढ़ जाए ना, तो आप उन महानुभाव की भाषा को समझ लेते हैं और ये किस तरह से बात करते हैं ये आप समझ जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये फर्क आता है जिन्होंने शुक्ल पढ़ा है और जिन्होंने शुक्ल नहीं पढ़ा है उससे। 1-2 घंटे का समय दीजिए, खाली समय, लेकिन शुक्ल को इतना दीजिए। अभी नहीं पढ़ा तो क्या होगा, देखिए आप या तो 2 मोटिव से अभी प्रिपेयर कर होंगे, एक या तो यूपीएससी ऑप्शनल आपने हिंदी साहित्य रखा होगा, उसमें भी आप अगर शुक्ल की चीजें वहां पे डाल दें तो उत्तर अच्छा ही बनेगा वहां पे। अगर दूसरा ऑप्शन आपका है कि आपको प्योर एकेडमिक्स जानना है, नेट जेआरएफ करना है, तब तो शुक्ल जी मतलब एकदम बिल्कुल रामबाणी है। मतलब रामबाण कहूंगे कि शोधार्थी भी उतना ही पढ़ता है जितना अभी सीयूईटी पीजी के लिए कोई पढ़ता है। तो इन दोनों ही केसेस में आप तभी शुक्ल को अवॉइड करें जब आप एकदम ज्यादा बिगनर हैं और आपका एकदम दिमाग का दही हो रहा है। अदरवाइज 1 घंटा 2 घंटा आप दे सकते हैं शुक्ल को, ये मेरा निजी सुझाव है। मैम उसके अलावा और कौन सी है, जैसे शुक्ल हो गया, और ग्रामर के लिए हाँ कौन सी ठीक, फॉलो? ग्रामर के लिए देखिए हर किसी ने अलग अलग तरीके से पढ़ा हुआ है, और जब मैं आपसे कुछ बातचीत कर रही होती हूँ तो मैंने अपने कोर्स शुरू करने से पहले अपने जो क्लास के और परीक्षार्थी रहे थे मेरे समय के, उनसे भी बातचीत की हुई है कि उन्होंने क्या सोच और कैसे फॉलो किया था, तो मैं उस हिसाब से एक कॉमन आपको सैंपल एग्जाम्पल आंसर्स देती हूँ। ठीक है, तो फिर व्याकरण के लिए मैं कहूँ तो मैंने यूट्यूब पे कुछ 1-2 चैनल का सहारा लिया था वो पढ़ने के लिए। क्या कहा जाए, जो व्याकरण की सूक्ष्म चीजें नहीं होती जो हम स्कूल से भूल रहे होते हैं, जैसे कि संधि में मुझे संदेश। वो याद नहीं था, थोड़ा सा बहुत भीतर में घुस के कि अच्छा ये अयादि संधि में क्या था या ऐसा, तो थोड़ा सा उसको फिर से पढ़ने चलेंगे तो उतना याद नहीं होता है, तो वो वीडियोस मैंने देखे थे। उसके बाद जो आता है भारतीय काव्य शास्त्र, उसके लिए मैंने पुनीत राय को पढ़ा था किताब को, क्योंकि उसमें अच्छे से दिया हुआ है। बट एक टाइम के बाद मैंने रियलाइज किया कि मैं यदि सरस्वती पांडे के पीछे जो दिया हुआ है केवल उतने को याद करके जाऊं तो भी काम चल जाएगा, तो मैंने फिर बाकी सारे सोर्सेस को हटा दिया काव्य शास्त्र से। एक ही पकड़े कोई सी, या तो पुनीत राय पढ़ लें या सरस्वती पांडे या तो दृष्टि, कोई से भी पढ़ लें, सब ठीक है, सब में वही नॉर्मल चीजें दी हुई है। 1-2 फैक्ट्स का अंतर होगा और वो ऐसे फैक्ट्स होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो नहीं पूछे जाते। ठीक है, उसके बाद मैं कहूंगी जो हिंदी साहित्य का इतिहास सरस्वती है। पांडे वही है ना, फुल नेम क्या है इस बुक का? आपकी आवाज जरा सी कट रही है प्रशांत, एक बार और कहें। मैम जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल सरल इतिहास फर्स्ट बुक। देखिए बिल्कुल बिगिनर है हेलो तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी की हिंदी साहित्य का सरल इतिहास किताब आप पढ़ें। उसके बाद पढ़ें रामचंद्र शुक्ल जी को। उसके बाद मतलब उसे सर से मैम भी थोड़ा आवाज सा साफ पढ़ें। नहीं है, सॉरी मैम। मेरी आवाज बाकियों को भी साफ नहीं है क्या, बताएं ताकि समय बचे हमारा। नहीं मैम आ रहा है। आ रही है। नहीं मैम आ रहा है। ठीक है, तो बस कोई टेक्स्ट वहीं पे ड्रॉप कर दें कि आवाज आ रही है, ताकि प्रशांत को नेटवर्क चेक करें अपना। ठीक, शुक्रिया नीतीश, शुक्रिया अनामिका। ठीक है, तो मैं ये कह रही थी मैम मेरा एक कि क्वेश्चन है। हाँ कहिए, एक बार प्रशांत का सवाल खत्म कर लें ताकि अभी आवाज ना भी आ रही होगी तो रिकॉर्डेड वीडियो जो डलेगा यूट्यूब पे वो वहां से देखना। तो मैंने काफी बार कहा है कि
जो सोर्सेस हैं 1, 2, 3 ही रखें और उसके अलावा ना रखें। जिनका बैकग्राउंड हिंदी नहीं रहा है वो विश्वनाथ त्रिपाठी का सरल इतिहास पढ़ें। रामचंद्र शुक्ल को सभी थोड़ा सा पढ़ें, बिल्कुल जाने। छायावाद छोड़ सकते हैं, उससे पहले तक का देख लें, छायावाद भी पढ़ ही लें। तीसरा ये कि उसके बाद या तो सरस्वती पांडे की किताब पढ़ें या तो दृष्टि नटराज की किताब पढ़ें, बस इससे बाहर मत जाएं। अब मैम हाँ आप सवाल पूछें। हाँ कहें सिद्धार्थ, कोई भी पूछ लें। मैम बोल रहे हैं कि मैम मेरा एक रस क्वेश्चन था। एक मिनट लेट्स नाउ आंसर इट। क्या था कोई? मैम बोल रहे हैं रस अलंकार या जो ये नाट्य मेरे एकांकी है इसके लिए किसको फॉलो करें? एक बार और आप दोहरा दें प्रश्न। मैम बोल रहे हैं रस अलंकार और नाटक एकांकी पढ़ने के लिए कौन सा बुक को हम प्रेफर करें? ठीक, नाटक एकांकी तो ये सब में आ ही जाते हैं, मतलब शुक्ल में भी दिया हुआ है, पांडे में भी दिया हुआ है। मैंने कहा ना कि आपका पूरा हिंदी साहित्य इनमें हो जाएगा, इससे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार मैम। और देखिए कोई भी जो किताब उठा रहे हो आप, लूसेंट भी उठा रहे हो अगर व्याकरण के लिए, हेलो तो जाहिर सी बात है उस किताब में आपसे ज्यादा चीजें ही लिखी होंगी, मेंशन होंगी जितना आप जानते हैं, तो किसी को पढ़ लें, ठीक है, बस बदले ना। जी मैम। नमस्कार मैम, मेरे एक दो मेरा एक क्वेश्चन है मैम। हेलो मैम। सही है। हाँ हाँ मैम, ये बताइए आधुनिक काल को कैसे मतलब कि खत्म किया जाए मैम? ठीक है, आधुनिक काल को मैं बोलूंगी सबसे पहले पद्य खत्म कर जाओ। क्यों? इसका भी एक उत्तर है। क्योंकि गद्य अपने आप में काफी ज्यादा थोड़ा सा जटिलता से शुरू होता है, आप शुक्ल को पढ़ेंगे या कुछ भी, और अगर पांडे में आएंगे तो बहुत ज्यादा वृहद वृहद दिखता है। ठीक है, इसीलिए आधुनिक काल का पद्य पढ़ लें। ठीक है, पहले त्रिपाठी से कर लें, फिर शुक्ल से, या फिर पांडे में साथ, शुक्ल और पांडे को साथ साथ ही रिफर करें। आप 7-8 घंटे एक ही किताब को नहीं पढ़ रहे होंगे, वैसे भी दोनों को पढ़ते चले। और तीसरी बात ये बोलूंगी, जब एक बार स्किम कर लें आप, एक सरसरी नजर से एक बार पढ़ लें, उसके बाद क्या करें कि हर एक टॉपिक पर रुक कर, जैसे कि आधुनिक कविता में भी साठोत्तरी कविता आंदोलन हुआ, उसको अपने नोटबुक में तैयार करें, छोटा सा नोट्स बना लें। जैसे कि मैं यहाँ पे बता दूंगी कि साठोत्तरी कविता आंदोलन में ये है, सिर्फ 1.5 पेज का दिया हुआ है, पर फिर भी क्या आपको अपने नोट्स में सारा इंक्लूड करना चाहिए? नहीं। आपको यहाँ पे आप देखें कि ताजी कविता का प्रवर्तन किसने किया, निर्देशायामी कविता, सांप्रतिक कविता, ये सब कभी पूछा ही नहीं है, कभी नहीं पूछा गया अभी तक, तो आप इन्हें क्यों इंक्लूड करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी टॉपिक उठाया गया है, या जो ऑप्शंस में डाले गए हैं, उस पर बिल्कुल आप जी भर के उसे आप यहाँ पर देखें, पढ़ें, लिखें। लेकिन जो नहीं पूछा जाता है उसे आप बिल्कुल छोड़ दें, जूठन की तरह छोड़ दें। 1-2 बार 3 बार उसे पढ़ें बाद के समय में, जब आपका ये एक कोर आपका तैयार हो जाए। ठीक है, तो पहले पद्य करें, कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरी बात ये है कि आप सॉल्व कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा सवाल, और क्योंकि पद्य का और गद्य का कहीं ना कहीं वेटेज वैसा सा ही रहता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहता। उसके बाद गद्य को जैसे पढ़ें वो मैं बता देती हूँ, गद्य को कैसे तैयार करें। यहाँ पर बात शुरू होती है हिंदी गद्य का विकास, ये पहले बताया गया है। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे 4 नायक मिलते हैं, 4 हीरोज मिलते हैं, सदा सुखलाल, नियाजी वगैरह वगैरह। इनके बारे में शुक्ल जी ने कुछ ही पन्नों में कहा है, उसे एक बार पढ़ें। उसके बाद पांडे में 1.5 पेज में नोट्स बनाया है, उसको आप देखें, और 1 पेज का नोट्स अपने कॉपी में बना लें। ठीक है, वहां पे बंद करें उस केस को। उसके बाद नए टॉपिक पे बिल्कुल फ्रेश आए। ठीक है, फिर नाटक बताया गया, नाटक का विकास कैसा हुआ है, तो पढ़ें भारतीय हिंदू युग में नाटक का विकास कैसा हुआ है। शुक्ल से देख लें, पांडे से देख लें, छोटा सा एक नोट्स बना लें। ठीक है, उसके बाद वो कहानी वहीं खत्म करें, बस रिवीजन के लिए आप अपने नोट्स खोलेंगे, बार बार परेशान नहीं होंगे किताबों में घुस के। उसके बाद आए नाटक के बाद एकांकी पे आएंगे, फिर उपन्यास पे आएंगे, कहानी पे। तो ऐसे ऐसे तोड़ मरोड़ के आप चैप्टर्स को करें, और कम से कम आखिर तक ऐसा होगा कि आपके पास कुछ टॉपिक्स बचे होंगे क्लियरली, कि जो नहीं हुए हैं, टॉपिक्स ऐसे हुए हैं जो बिल्कुल हो गए। ठीक है, वरना सब में बिल्कुल मसाले की तरह होते रहेंगे, इधर से उधर, इधर से उधर, तो वो बिल्कुल मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक, अगला सवाल। और मैम और मैम टेस्ट सीरीज अगर कोई लेता है उसमें तो अगर जैसे उसका छायावाद से आंसर, रिलेटेड जी एक बार और कहें। अगर कोई टेस्ट सीरीज लेता है मैम तो उसका आंसर और डिस्कशन जैसे छायावाद मतलब से कर सकते हैं। टेस्ट, यदि कोई टेस्ट सीरीज लेता है तो डिस्कशन, या फिर उसका आंसर जो होगा और किसी में डाउट रहेगा तो देखिए वहां पे जब आप टेस्ट सीरीज खरीदेंगे
तो जो हमारा ऐप है, ऐप डेवलप जी। किया गया है, तो उसमें आपको ऑप्शन मिलता है। एक तो कोई क्वेश्चन का आंसर अगर गलत लगता है तो रिपोर्ट पे आप क्लिक करें, ठीक है, तो वहाँ पे पता चल जाएगा इस पे बच्चों की आपत्ति है या जो है। वहाँ पे चैट का भी एक ऑप्शन जी। रहता है, वहाँ पे चैट पे आप लिखें और समय पाते ही मैं वहाँ पे आपका हाँ। उत्तर बताती जाऊंगी, और जो रिपोर्ट क्वेश्चन होंगे वो क्लियर हो जाएंगे और आपके मार्क्स रिकाउंट हो जाएंगे फिर से वहाँ पर ऑटोमेटिकली। और जो आपके डाउट्स वहाँ पर बचेंगे फिर मैं वहाँ पे एक उत्तर आपको पेश कर सकती हूँ, ठीक है। और वेबिनार्स तो हम जब और मैम जरूरत पड़ती 50 है टेस्ट है, विद्यार्थियों को यानी तब लेते हैं। लगभग 4500 के आसपास क्वेश्चंस होंगे। 50 टेस्ट है? नहीं नहीं, एक बार मैं बता दूं, देखिए उसका कोई सेंस नहीं बनता है कि अगर हम आपको मतलब 100 टेस्ट 150 टेस्ट दे दें हर किसी 100 क्वेश्चन का, उससे क्या होगा, 10,000 15,000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब 10,000 15,000 क्वेश्चन में लगभग 1,000 काम के होंगे, 9-10 हजार क्वेश्चन में 2,000 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नेट जेआरएफ में पूछे जाते हैं। उसके बाद 6-7 हजार ऐसे क्वेश्चन बचेंगे जिनका बहुत ज्यादा कोई चलन है नहीं, ठीक है, तो कोई मतलब जी। नहीं है इतने सारे क्वेश्चंस को रटा के, आप पैटर्न एक भटक जाएंगे थोड़ा सा। तो हमने क्या किया है, 15 फुल टेस्ट होंगे जिसमें परीक्षा के लेवल के ही प्रश्न पूछे जाते हैं सारे टॉपिक से मिला के, और हमने उसमें रखे हैं 35 कुछ ऐसे क्विजेस या टेस्ट जिसमें 20-20 क्वेश्चन होंगे पर क्विज में, और वो टॉपिक वाइज होंगे। क्योंकि अगर 75 जी। पूरे हम आपको टॉपिक वाइज दे दें तो उसमें ऐसा होगा कि उसमें से 20 प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे और बाकी के 55 प्रश्न ऐसे होंगे जो पूछे नहीं जाते हैं, पर क्योंकि मैंने टेस्ट में छाप दिया है तो आप उसको भी पढ़ते चलेंगे, तो वो ओवरलोड कहीं से भी मतलब बहुत हेल्दी नहीं है अभी आखिर के महीने में। और देखिए मान लीजिए मैं आपको 10,000 प्रश्न दे भी दूं, ठीक है, और उसके बाद मैं क्लेम करूं कि मेरे टेस्ट सीरीज से 75 में से लगभग 65 प्रश्न मेरे टेस्ट सीरीज से आए हैं, और उसमें क्या मतलब बनता है, जब मैंने सारे ही 4-5 किताबों से कॉपी पेस्ट कर दिया है तो उसमें तो आपका कहीं से हेल्प नहीं हो रहा ना। तो मेन जी। चीज ये है कि प्रश्न कम रखे जाएंगे लेकिन क्वालिटी पे कोई उसमें सेक्रीफाइस नहीं है। और दूसरा ये है कि उसका जो पोर्टफोलियो है, हम जो टेस्ट लेते हैं वो सेम आपको मिलेगा जब आप क्यूईटी देने बैठेंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो आप वहाँ पे देखेंगे कि इस टेस्ट में और उस टेस्ट में कोई फर्क नहीं है, मतलब वैसे ही प्रश्न लिखे हुए हैं, वैसे अनुक्रम है, वहीं पे फ्लैग मार्किंग और ये सब होता है, +4 -1, मतलब जो इंटरफेस आप वहाँ पे अचानक से जाके देखेंगे ना तो वो सेम हमने यहाँ पे डेवलप किया है। ये एक तो बात मैम है। जो 15 फुल लेंथ टेस्ट होगा उसमें 100 क्वेश्चन का होगा या 75? 75 प्रश्नों का है वो। अच्छा। मतलब जिस वेटेज में प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब जैसे काव्य शास्त्र के जो ट्रेंड रहा है तो उतने ही प्रश्न उसमें डाले जाएंगे। पद्य से जितना वो रहता है, जितने मार्क्स के पूछे जाते हैं अमूमन, तो उतने डाले जाएंगे, ऐसा होता है। और बाकी जो 35 है उसमें 20 क्वेश्चन। जी, ये आप, हाँ, ये आपको ये यहाँ पर पोर्टफोलियो दिख रहा होगा, ये सेम जब आप सीयूईटी देने बैठेंगे तो कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कंप्यूटर जी। फ्रेंडली नहीं होते हैं बहुत ज्यादा, या कुछ को वहां पे आप जाएंगे तो समय की आपको किल्लत होगी। तो अभी से यदि आप हाथ जमाए अभ्यास करें तो आपको वो दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 है, वहां पे दिया हुआ है, ठीक है, और आपने रामचंद्र शुक्ल किया जी। वो सही है तो अभी से मतलब ठीक है। उसके बाद आप प्रश्न नंबर 14 में जाना चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए यदि, तो यहाँ पर जो डिब्बे हैं 1 से यहाँ पर 75 तक गिनती है, ये छोटे छोटे डिब्बे में आप 14 को दबाएंगे, 14वें क्वेश्चन में आप चले जाएंगे। इससे ये होता है कि आपने मान लीजिए 1 से 75 हल किया, अब आपने टिक कर दिया अलग से कि 14वें में मुझे डाउट है, 21वें में डाउट है, 24वें में, तो बार बार आप पलट के परेशान नहीं होंगे सॉल्व करके, आप सीधे यहाँ पर दबा दीजिएगा इस डब्बे पे और वहां पे आप सीधे पहुंच जाएंगे। तो ये जो है, ये आप देखेंगे कि जितने भी टेस्ट सीरीज अभी अवेलेबल है हिंदी साहित्य में, ऐसा आपको टेस्ट सीरीज नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि सब में आपको कन्वेंशनल गूगल फॉर्म मिलेगा, या तो ज्यादा से ज्यादा कोई किताब मिलेगी जिसमें बहुत आउटडेटेड सवाल है। तो परीक्षा के मैंने 3 साल पहले यदि क्वेश्चन टाइप के होते तो वो अभी उतने रिलेवेंट नहीं है ना। 2019 से जो टेस्ट सीरीज सेल कर रहे हैं वो 2023 में भी अगर यदि दे रहे हो तो पैटर्न बदल चुका है। अब सीयूईटी होता है, जेएनयू ईई भी नहीं रहा, तो इस हिसाब से मतलब टेक्नोलॉजिकली तो आपको एक चाहिए होगा कि आप एक चेंज लेके आए, उसके साथ साथ क्वेश्चन का पैटर्न भी आप पकड़ते चलें। किसी मेरे से पहले फर्स्ट पेपर सीनियर की तैयारी कैसे करें? फर्स्ट पेपर, वो जो एप्टीट्यूड के सवाल पार्ट होंगे, ए। पार्ट जी ए। जी। ठीक है, पार्ट ए का मैं आपको बताऊं यदि, तो पार्ट ए में ऐसा है कि
अब आप में से काफी विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनका बैकग्राउंड मैच रहा है, जिनका बैकग्राउंड नहीं रहा है, दूसरे वाले ज्यादा होंगे। तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगी 10th तक तो आपका भाई बैकग्राउंड रहा है ना, मैथ हर किसी ने पढ़ा ही होगा। तो देखिए आप वहाँ पे थोड़ा सा देखें, प्रतिशतता के प्रश्न आते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के आते हैं, ब्याज से आते हैं, या फिर 8 विद्यार्थी बैठे हैं सर्कल में, कौन किसके आगे बैठा है ये आपको पता होना चाहिए। चाचा ताऊ का रिलेशन पता करना रहता है कि ये उसका बेटा है, उसकी चाची है, तो ये आपकी क्या लगती है, ठीक है। ये चौथा प्रश्न हो गया। 5वां ये आता है कि रैंडमली किसी भी अंग्रेजी के नॉवेल किताब का नाम आता है, ठीक है। 6वां मैं एक बार बात कर लें, सुनील माइक ऑफ कर दें। 6वां इस तरह का प्रश्न आता है जिसमें कुल मिलाकर ये बताना रहता है कि इंग्लिश में जंबल वर्ड जो होते हैं इधर से उधर पटक दिए गए हैं, ये वो सेंटेंस है, ठीक है। तो इन सब पे मैं थोड़ा थोड़ा बात करूंगी, आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। आप इतने क्वेश्चंस का पैटर्न पकड़ लें, इतने क्वेश्चंस का पैटर्न पकड़ लें और इससे हुबहू मिलने वाले 2-4 प्रश्न और देखें। अब उनमें से आपको पता चल जाएगा कि इन मतलब 10 तरह के यदि प्रश्न आ रहे हैं तो उन 10 में से कम 4 या 5 तरह के प्रश्नों को बनाने में आप कॉन्फिडेंट है, तो अब हथौड़ा वहीं पे मारिए, वैसे तरह के प्रश्न ज्यादा सॉल्व कीजिए। और रही बात जो रैंडम कोई नॉवेल या कुछ पूछ किया जाता है, वो किसी को नहीं आता, सब उस पर तुक्का मारने वाला है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश वोकेबलरी आती है तो मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ, गूगल के किसी भी वेबसाइट पे आप चले जाएं, एंटोनिम सिनोनिम थोड़ा सा देख लें, ब्लूसेंट की किताब से देख लें। मतलब ये इसलिए मैं बोल रही हूँ, खाली टाइम पे आप अभी कभी ऐसा कर लें, ठीक है। आपकी तैयारी हिंदी की यदि हो चुकी है तब, क्योंकि अब आप जाके पढ़ेंगे नए 50 शब्द, चांसेस कुछ बनते हैं कि 1-2 शब्द वहां से आ जाए और ऐसा होता है कि नहीं भी बनेंगे। तो मैं आपको बहुत क्लियर कट बताऊं तो ये सब हल्की फुल्की चीजें आप करें, जैसे कि ब्याज का कॉन्सेप्ट समझ लें एक बार। कैलेंडर वाले प्रश्न आते हैं कि इस साल में कितने हफ्ते हुए, बताओ कितने रविवार है, इसका एक बार देख लें वीडियो। इसका मतलब ये छोटी छोटी चीजें आप करें ना तो आपको पूरा कोई RS अग्रवाल की किताब लेके नहीं बैठनी पड़ेगी। वो सब आखिर के टाइम पे उतना कारगर नहीं होता है यदि आपको अभी का इंटरेस्ट निकालना है तो। मैथ्स के लिए मैथ्स के लिए आप क्या कर सकते हो, गगन प्रताप का एक शॉर्ट्स का चैनल है, जो छोटे छोटे जिस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं ना CUET में, वो शॉर्ट्स में करवा देते हैं, तो आप उसे फॉलो कर सकते हो। ऐसे रीजनिंग के मिल जाएंगे आपको, तो वो देख सकते हो। हाँ, तो ये कुछ एक सेकंड रुक जाइए सभी लोग, 1 सेकंड रुक जाएंगे। लास्ट मिनट बचा है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर सोनल मैम, मुझे लगता है एक मीटिंग की और आवश्यकता है, तो अगला मीटिंग का लिंक भेज दिया जाएगा इनको। बाकी इस मीटिंग में मैं एक चीज बता देता हूँ कि हम लोग डिस्काउंट रन कर रहे हैं टेस्ट सीरीज पे और कोर्स पे, ठीक है। जो टेस्ट सीरीज आपको दिखाया गया है इसी प्लेटफॉर्म में आपका टेस्ट सीरीज होगा, वो उसका प्राइस ओरिजिनल प्राइस 399 है, लेकिन अभी रामनवमी का ऑफर था, उसको और काफी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे उसको एक्सटेंड किया गया है, तो अभी 2 दिन तक और उस ऑफर को अवेल कर पाएंगे। मुझे लगता है टेस्ट सीरीज तो आप सभी लोगों ने ले ही ली है, और कोर्स का आप लोग देख लेंगे एक बार। 1499 का कर दिया गया है कोर्स को, 2 दिन के लिए और है वो ऑफर जो है, उसके बाद वापस वो अपनी प्राइस जो 2499 है उस पर आ जाएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट मीटिंग टेस्ट सीरीज कब तक फोन में रहेगा, मतलब एग्जाम तक लगभग? जब तक कि आपका जो टेस्ट है वो नहीं हो जाएगा, एंट्रेंस टेस्ट नहीं हो जाएगा, तब तक रहेगा, ठीक है। हेलो सर, यूट्यूब पे भी 1 सेकंड रुक जाइए, तो यूट्यूब के इस वेबिनार को